तो चलिए हम जाते हैं एक ऐसा रिएक्शन जो हमने पहले भी देखा है, विच इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चर इस बैलेंस्ड रिएक्शन के हिसाब से होता है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 हाइड्रोजन्स टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और इस रिएक्शन के हिसाब से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 1:3 मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। याद रखिए ये मोल्स की रेशियो है। ये जो रेशियो है 1:3 मोल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको बुलाया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की ये सिग्निफिकेंस है कि जब भी जो रिएक्टेंट्स है वो 1:3 मोल रेशियो में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 1 मोल N2 और 3 मोल H2 ले लूं तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और 2 मोल NH3 बनाएगा। अगर मैं 2 मोल N2 और 6 मोल H2 लूं तो यहां पे भी 1:3 रेशियो है, तो ये रिएक्शन मिक्सचर भी कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और 4 मोल NH3 बनाएगा। सो इन दोनों केस में N2 और H2 का रेशियो 1:3 क्लियरली 1:3 और 2:6 विच आर द सेम, और इन दोनों रिएक्शंस को हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस बुलाते हैं। ऐसे रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है उनको स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस बुलाते हैं। बट जरूरी हमेशा ऐसा नहीं है कि रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही प्रेजेंट हो सकता है कि कभी कभी हमने एक रिएक्टेंट कम ले लिया है, एक रिएक्टेंट ज्यादा ले लिया। मान लो मैंने 2 मोल N2 और 4 मोल H2 ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा। इसमें बस ये फर्क आ जाता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे रिएक्शंस जहां पे रिएक्टेंट्स की रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं होती उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस बुलाते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे ये हम आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो मैंने यहां एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर लिया है जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। मैंने 1 मोल Ag और 1 मोल Cl2 लिया है। एक्चुअली इतना प्रेजेंट है मेरे पास, बट उसका जो रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है 2Ag + Cl2 गिविंग 2AgCl। सो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो बताता है कि एक्चुअली रेशियो होना चाहिए Ag और Cl2 का 2:1, बट हमारे पास प्रेजेंट है 1:1 रेशियो में, तो ये क्लियरली एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? इसके लिए हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में कौन सा रिएक्टेंट जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है, कौन सा रिएक्टेंट जरूरत से कम प्रेजेंट है। जरूरत इस रेशियो से डिफाइन होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्टेंट Ag। 1 मोल Ag है, तो अगर ये रेशियो मेंटेन करना है, 1 मोल Ag के लिए मुझे सिर्फ आधे मोल Cl2 की जरूरत है। 1 मोल Ag नीड्स ओनली हाफ मोल Cl2, क्योंकि अगर आधा मोल Cl2 हुआ तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली 2:1 हो जाएगा और कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, राइट। 1 मोल Ag के लिए अगर आधा मोल Cl2 की जरूरत है, इसका मतलब Cl2 जरूरत से ज्यादा है। Cl2 इज मोर देन नीडेड, क्योंकि मेरे पास 1 मोल Cl2 है। और जो रिएक्टेंट जरूरत से ज्यादा होता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। विल स्टडी मोर अबाउट दिस इलैबोरेटली। आप उल्टे तरीके से भी रीजन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप Cl2 के लिए देखिए कि Ag की कितनी जरूरत है। अगर ये रेशियो मुझे बरकरार रखना है, 1 मोल Cl2 के लिए मुझे 2 मोल Ag की जरूरत है, बट मेरे पास प्रेजेंट सिर्फ 1 मोल Ag है। इसका मतलब Ag मेरे पास जरूरत से कम है, इट इज लेस देन नीडेड। 1 मोल Cl2 के लिए मुझे 2 मोल Ag की जरूरत है उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि Ag लेस देन नीडेड है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बुलाते हैं। आपने आपकी एक्टिविटी में भी देखा होगा, व्हेन यू आर रिएक्टिंग समथिंग, जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। और लिमिटिंग रिएजेंट की यही खासियत होती है कि वो रिएक्शन के एंड में कभी बचा नहीं होता और एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन के एंड में बच जाता है। नाउ यूजिंग दिस प्रिंसिपल हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है और बाकी सारे रिएजेंट्स एक्सेस रिएजेंट्स होते हैं। यहां पे हमने 2 ही देखा, देयर माइट बी मोर देन 1 रिएक्टेंट एज वेल, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। और ये लिमिटिंग और एक्सेस हमने कैसे निकाला? हमने ये देखा कि जो रिएजेंट जरूरत से कम प्रेजेंट है वो लिमिटिंग है और जो जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है वो एक्सेस है, और जरूरत इस रेशियो से डिफाइन होती है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से। अब इससे हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे बनता है। अब इन दिस केस हमारे पास 1 मोल Ag
और 1 मोल Cl2 था। अब जरूरत कितनी थी? लिमिटिंग रिएजेंट की खासियत यह है कि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये जो Ag जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 1 मोल पूरा रिएक्ट कर जाता है, राइट। सो दिस कंप्लीटली गेट्स कंज्यूम्ड, बट वो पूरे Cl2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ उतने अमाउंट से रिएक्ट करता है जिससे ये रेशियो मेंटेन रहेगा। तो अगर मुझे ये 2:1 रेशियो में रिएक्ट करना है तो ये 1 मोल पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आधा मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो हमेशा 2:1 रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे और इसी अमाउंट से 2:1 रेशियो आता है। सो दिस इज द अमाउंट दैट रिएक्ट्स। और हम जानते हैं कि 2 मोल अगर 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल AgCl बनता है। तो अगर 1 मोल आधे मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टोइचियोमेट्री कितना मोल्स ऑफ AgCl बनना चाहिए? बनना चाहिए सिर्फ 1 मोल AgCl, बिकॉज दिस एंटायर रेशियो गेट्स डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मतलब है कि 1 मोल AgCl बनेगा और रिएक्टेंट्स बचे रहेंगे। ये जो Ag है ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बट क्लोरीन का सिर्फ आधा मोल रिएक्ट हुआ, आधा मोल क्लोरीन अभी भी बचा होगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो क्लियरली इन दिस केस 1 मोल AgCl बन रहा है और आधा मोल Cl2 अब भी बच रहा है रिएक्शन मिक्सचर में, और Ag कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। So to make sure कि आप ये concept of non-stoichiometric and stoichiometric reactions समझ गए, here's a quick question. हाइड्रोजन को जनरेट करने का एक तरीका होता है, सोडियम मेटल को पानी में डाल दो, राइट। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी विगरस रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसका बैलेंस्ड रिएक्शन कुछ ऐसा है। प्लीज चेक दैट दिस इज इंडीड अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आपको बताया गया है कि मैं 3 मोल Na का एक सैंपल लेता हूं और उसको मिक्स कर देता हूं 90 ग्राम वाटर के साथ। बाय यूजिंग व्हाटएवर यू हैव जस्ट स्टडीड, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और पता करें कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिलीज होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो हियर। तो चलिए देखते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने रिलीज होते हैं, ये कैसे निकालते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप बैलेंस रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिख लीजिए, क्योंकि उसी से हमें मोल्स जिस रेशियो में रिएक्ट करते हैं वो पता चलता है। तो क्लियरली कोएफिशिएंट्स के रेशियो है 2:2:2:1। इसका मतलब 2:2 रेशियो में Na और H2O रिएक्ट करते हैं और 2:1 रेशियो में प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस इज द एंटायर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे लिए काम की चीज इनिशियली है रिएक्टेंट्स की स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो विच इज 2:2। अब एक्चुअली हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने मोल्स में प्रेजेंट है? 3 मोल Na है और 90 ग्राम वाटर है। याद रखिए कि हमेशा स्टोइचियोमेट्री में इट इज यूजफुल टू कन्वर्ट मास टू मोल्स, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन हमेशा मोलर रेशियो देता है हमें। सो 90 ग्राम वाटर 5 मोल वाटर के बराबर होता है, क्योंकि वाटर की मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होती है। सो 90 ग्राम इज सेम एज 5 मोल्स। सो एक्चुअली हमारे पास 3 मोल और 5 मोल है, तो क्लियरली ये 1:1 के बराबर नहीं है। सो दिस इज अ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। तो हमें अब पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो अगर 3 मोल Na है तो मुझे जरूरत, ये रेशियो मेंटेन करने के लिए मुझे सिर्फ 3 मोल हाइड्रोजन की, अब 3 मोल वाटर की जरूरत है, बट एक्चुअली मेरे पास 5 मोल वाटर है। इसका मतलब वाटर एक्सेस में है और सोडियम मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब सोडियम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और वो सिर्फ उतना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जिससे 1:1 रेशियो मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब वो 3 ही मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो होगा ये कि सोडियम एंड में 0 मोल्स ही बचा होगा, एक बिल्कुल नहीं बचा होगा, और वाटर के 2 मोल अभी भी बचे होंगे, विच इज 36 ग्राम वाटर अभी भी बचा होगा। अब 3 मोल अगर 3 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कितना हाइड्रोजन बनेगा? क्लियरली 3/2 बनेगा, क्योंकि 2 मोल जब 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन बनता है। सो 3 जब 3 के साथ रिएक्ट करता है तो 3/2 मोल्स हाइड्रोजन बनेंगे। सो 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। There are exactly 6 atoms. Now we will put x equals to pi/2, which gives us y is equals to 0. Now over here, I have filled this cone up to its brim.